जो सुबह उठ करके अपने हाथों को देखता है, हाथों की रेखाओं को देखता है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्योतिष खत्म नहीं हो रहा है, ज्योतिष में वृद्धि हो रही है। महिलाएं ज्योतिष में आगे, बच्चे ज्योतिष में आगे, ज्योतिष में विकास हुआ है और ज्योतिष का अपना स्टैंडर्ड जो है वो गिर गया है। नमस्कार दोस्तों, माय ज्योतिष अमर उजाला की आज की हमारी खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने हस्तशास्त्र पर इतना काम किया है कि आज की डेट में अगर किसी इंसान के पास अपनी कुंडली नहीं भी है तो भी वो अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मुझे बताइए कि जो ज्योतिष का पारंपरिक ज्ञान है उसको आपने कैसे अपनी नॉलेज के साथ, हस्तशास्त्र के साथ किस तरह से इसको जोड़ा है? कैसे बिना कुंडली के किसी के जीवन के बारे में सब कुछ बताना इतना आसान हो गया है? सर्वप्रथम तो मैं अमर उजाला माय ज्योतिष का चैनल है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अमर उजाला से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अतुल महेश्वर जी मेरठ से मेरे मित्र रहे हैं। मैं भारतीय सेना में जब कार्यरत था तो मैं पेपरों में लिख नहीं सकता, तो मेरी बेटी के नाम से, विवाह के नाम से कॉल मारते थे। आप पुराने अखबारों में देखिए, 40 साल 30 साल पहले की तो मिलेंगे। भारतीय ज्योतिष बहुत पुराना है और ज्योतिष से पुराना जो है वो हस्तरेखा शास्त्र है। इसलिए पुराना है हस्तरेखा शास्त्र कि इसमें संवतों का वर्णन है, संवत्सर का वर्णन है और ज्योतिष में इसका वर्णन है। ये आज जो इंग्लिश कैलेंडर आया है ये तो आज की देन है, अंग्रेजों की देन है। पहले तो विक्रमी संवत चलता था, शाका संवत चलता था, उससे काल गणना होती थी। आज भी हम महाभारत को लें या रामायण काल को लें तो उसमें समुद्र का नाम जरूर आता है, समुद्र ऋषि का जरूर आता है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी समुद्र देवता की पूजन की थी। तो सामुद्रिक शास्त्र में समुद्र ऋषि ने ही सामुद्रिक शास्त्र की रचना की है। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा ही नहीं आता, पूरा अंग विद्या कि आपकी नाक कैसे, आपके ओंठ कैसे हैं, आपके गाल कैसे हैं, आपकी भवें कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आपकी उंगलियां कैसे हैं, उनसे इसका वर्णन जो है तो मिलता है। और ये जो है इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आदमी के अंगों का, हाव भाव का विचार लिया जाता है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं तो अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आपको एक इंट्यूशन आ जाए कि मैं लेखराज शर्मा से बात कर रही हूँ, इनका व्यक्तित्व कैसा है। जब आदमी आप किसी से मिलते हैं तभी उसके व्यक्तित्व का बातचीत से पता लग जाता है, चाल चलन का भी चल जाता है। उसकी चाल से कैसे चल रही है, उंगलियां कैसे लग रही, उसके पाँव कैसे लग रहे, उससे भी सामुद्रिक शास्त्र में आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली विद्या सामुद्रिक शास्त्र है और सामुद्रिक के शास्त्र के बाद जो ब्रह्मा के कृत है वेद, चारों वेद, वैसे वेद चारों वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में है, ज्योतिष का पूरा है, काल गणना है, मास है, कैसे इसको चलते हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र जो है, पंचांगुली साधना का वर्णन आता है कि हस्त दर्शनम जगन्नाथ दर्शन। जो सुबह उठ करके अपने हाथों को देखता है, हाथों की रेखाओं को देखता है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन उसको प्राप्त हो जाते हैं, वहीं मिल जाते हैं। कर अग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर के मध्य भाग में लक्ष्मी है, विष्णु है, ब्रह्मा है, सरस्वती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 5-10 उंगलियों से जो है इसमें सब ग्रह लिखे हुए हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और इन्हीं का वर्णन काल गणना में, सिद्धांत में, सूर्य सिद्धांत में आया है। तो इनको माप करके, इनको देख करके, प्रश्न लगन लगा करके हम भारतीय ज्योतिष या वेदांग ज्योतिष या पुरातन ज्योतिष के अनुसार आपके मस्तिष्क से, आपके हस्त से, आपका प्रश्न कुंडली लगा करके हम असली जनपत्री बना सकते हैं। अगर जनपत्री नहीं है या जनपत्री गलत है, हर्ष में आपके साथ नहीं है, लेकिन
आपका माथा और आपका हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसको किसी समय भी देख सकते हैं और ये पुरानी विद्या है। हम इससे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके कोर्स के बारे में, उनके आने वाले समय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ। तो इसलिए हस्तरेखा शास्त्र और भारतीय ज्योतिष शास्त्र बड़े गहन विषय हैं और आज भी अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए हमें इसमें काम कर रहे हैं। और माय ज्योतिष अमर उजाला जो इस पर काम कर रहा है, मैं आप लोगों की टीम के लिए साधुवाद देता हूँ कि आप भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि हस्तरेखा जो है ये बहुत पुराना शास्त्र है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये कहीं खोता जा रहा है क्योंकि लोग जो है वो वेस्टर्न साइंस की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं और हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उनको उतनी महत्वता नहीं देते हैं, उसके बारे में उतनी बात नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाश्चात्य ज्योतिष से पाश्चात्य ज्योतिष में या पाश्चात्य कंट्री में जो है पामिस्ट्री ज़्यादा बड़ी। प्रोफेसर बैनम से ले लो, कॉन्टी डी सेंट जर्मन से ले लो, क्यूरो से ले लो, सब ने ज्योतिष में काम किया। हालांकि इसकी उत्पत्ति तो भारतवर्ष में हुई है। तो ज्योतिष खत्म नहीं हो रहा है, ज्योतिष में वृद्धि हो रही है। महिलाएं ज्योतिष में आगे, बच्चे ज्योतिष में आगे। भारतवर्ष में 22 संस्कृत यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ज्योतिष पढ़ाई जाती है। ज्योतिष में विकास हुआ है, पर ज्योतिष का अपना स्टैंडर्ड जो है वो गिर गया है। भारतीय सभ्यता में विकास हुआ है, लेकिन स्तर गिरा हुआ है। हमारे पाश्चात्य जो देश हैं उनकी संस्कृति का हमारे ऊपर जो है प्रभाव पड़ा। इस वजह से हमारा खान पान, वेश भूषा ये सब कुछ चेंज हो गया। आप अच्छे लग रहे हैं सूट में या साड़ी में, अच्छा लग रहे हैं, आप इसकी जगह पर कुछ दूसरे वस्त्र पहन ले तो हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है। हमें चाहिए कि जो स्तर आपने ठीक बोला गिर रहा है उसको हम ऊपर उठाएं। झूठ, अपवाद या दूसरा, पवन जी आपके इससे जुड़े हुए हैं, मैंने पवन जी को बोला कि भाई मैं पॉडकास्ट से बिल्कुल विरुद्ध हूँ। इसमें यंत्र मंत्र तंत्र ठग तंत्र है, पैसा कमाना नहीं। आप पैसा कमाओ अच्छे काम के लिए। और ये अच्छी बात है कि आप ज्योतिष के बारे में पूछ रहे हैं। तो मेरा कहना है भाई इसमें कमी जरूर आई है, स्तर पर, देखने के स्तर पर, अध्ययन के स्तर पर कमी नहीं आई है। देखने के स्तर पर लोगों को समाज के, या तो आज हर लोग जो है अर्थ की ओर, आर्थिक तरफ ज़्यादा, धन की ओर ज़्यादा भाग रहा है, तो उसने कमाई के कई साधन कर रखे हैं, है ना। पर भारतीय ज्योतिष बहुत महान है। तो एक चीज़ अगर हम आपसे जानें कि हाथ से क्योंकि कुंडली बना लेते हैं, तो क्या हाथ देखकर भी ये बताया जा सकता है कि किसी की तरक्की कब होगी, उसको राजयोग कब मिलने वाला है या उसका पतन कब होने वाला है? सब बोल देंगे, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हथेली आपके सारे व्यक्तित्व को दर्शा देगी, लेकिन हथेली के द्वारा जो टाइम फैक्टर है वो कई बार सही नहीं आते। अंदाजा आएगा 32 से 35 साल में, 32 से 33 साल में। ज्योतिष में तो गणना है, गणित है, वो तो ये बता देगा ये 4-5 महीने में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। पर हम थोड़े सोए रहते हैं, हम शोध नहीं करते। अब आप देख रहे हैं अभी आतंकवाद का ये घिनौनी करतूतें अभी श्रीनगर में घटी है। ज्योतिषियों को चाहिए था इसकी पहले भविष्यवाणी कर देते, बाद में तो सब करते हैं, लेकिन जब मंगल का ये राशि गोचर में प्रवेश हुआ तो मंगल दंगल कराता है, खून खराबी कराता है। ये चीज़, इनसे हम बच सकते हैं, लेकिन जो होनी है उसको कितना टाला जा सकता है। तो ये पुराना ग्रंथ है, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हस्तरेखा शास्त्र से आपकी तरक्की कब होगी, आपका विवाह कब होगा और कैसे होगा, ये भी बता देंगे। पंडित जी, एक चीज़ बस मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि क्या चेहरा देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा मजबूत है, कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर है, क्या ये भी जाना जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है। आदमी का पूरा व्यक्तित्व उसके मुख में, मैंने आपको पहले बताया, मुख चपटा है, आपकी ठोड़ी कैसी है, आपका नाक कैसा है, आपके कान कैसे हैं। सामुद्रिक शास्त्र में भगवान गणेश के कानों का वर्णन दिया है। सूर्प कर्ण, बड़े बड़े कान, वो आदमी बड़ी बड़ी बातें सुनता है।
नाक लंबा हो, हैं, नुकीला हो, उस आदमी की पहचान बहुत बड़ी मिलती है। ये मुंह से भी लगा सकते हैं, इस मुंह को देख करके भी। और सामुद्रिक शास्त्र में तिल का बड़ भारी, तिल मोल उसका भी अपना प्रभाव है। तो यानी कि जो भी हमारे चेहरे पे एक छोटी से छोटी लाइन से लेकर तिल से लेकर हमारी आंखें, हमारी नाक, सब कुछ हमारे बारे में सब कुछ बता देती है। सब आ जाएगा, आपको किस लाइन में जाना है, क्या काम करना है, क्या आपके लिए लाभ के लिए, क्या आपके नुकसान के लिए, वो सब बातें आ जाती हैं। और पंडित जी, इसको देखने में, क्योंकि आप तो अब आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो किसी को देखने भर से आप ये समझ जाते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला थोड़ा है? बहुत, अच्छा। ज़्यादा तो आराम से देखने पर होगा, थोड़ा बहुत पता चल जाता है। एक उपाय या एक गाइडेंस जो आप हमारे यूथ को देना चाहें कि जैसे ज्योतिष जो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्तर में जो गिरावट आती जा रही है, कैसे जो यूथ है उसको आगे बढ़ा सकता है, उस पर सही काम कर सकता है, लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है? एक डॉक्टर पढ़ता है, एक आईएएस बनता है, कोई जज बनता है, तो आजीविका तो है ही, मान यश का भी उसमें बात आती है। तो हाथ में कुछ चिन्ह होते हैं जो आदमी को राजा बनाते हैं। हाथ के ऐसे चिन्ह भी है जो राजा से आदमी रंग बन जाता है। तो आजकल के वर्तमान युग में हम नास्तिक हो जा रहे हैं, या पर ज्योतिष पर विश्वास नहीं करे जा रहे हैं। नहीं, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, इसको राज विद्या कहेंगे, वेदों का अंग है, वेदांग ज्योतिष है। इससे हर लगन से पता लग जाए, डेट ऑफ बर्थ से, अंक ज्योतिष से भी हम भविष्य के बारे में प्रेरणा दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि आप डॉक्टरी लाइन छोड़ करके आप इस लाइन में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। या हम कह सकते हैं कि आदमी का हाथ बता रहा है कि उंगलियां कैसी है, बनावट कैसी है, ये खूंखार है, ये कलाकार है, ये डॉक्टर है, ये आर्टिस्ट है, किस प्रकार का हाथ बता रहा है, तो उस हाथ की रेखाओं से उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। पंडित जी, एक चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल कि अगर आपका बुध कमज़ोर है तो आप ये उपाय कर लीजिए हाथों पे, या अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो हाथों पे इस तरह से आप हल्दी लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये किस हद तक सही रहते हैं? ये तो आजकल विज्ञान कहाँ पर पहुंच गया है ना। कलर थेरेपी है, जैम थेरेपी है, ठीक है, वह हम मानते हैं। अब हल्दी की आपने बात की, हल्दी का सब्जेक्ट हद्रिका है, तो हल्दी खाने में, हल्दी दान करने में, चने की दाल दान करने के लिए, पीला वस्त्र दान करने के लिए, पीला फूल देने के लिए, धार्मिक पुस्तक देने के लिए बृहस्पति का सुधार होता है। और हल्दी एंटीबायोटिक है, लेकिन हाथ में लगाने से या कुछ करने से या जल में प्रवाह करने से उसका कोई फल, एक पखंड वाला ज्योतिष है। तो यानी कि हल्दी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आप दूध में मिला करके हल्दी वाला दूध पिए, वो ठीक है। और बाकी ये अपनी तरफ से बना दिया है, ये शास्त्रों से युक्त नहीं है कि हल्दी लगाइए। हाँ, शास्त्र में एक बात है कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीला चंदन का प्रयोग करते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा। या आज ने साधु संत लगाते हैं, माथे में तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने से, चलिए, एक तो ये माना जाता है कि चंदन हम लगाते हैं तो हमें बहुत शांति देता है, सुकून देता है, मस्तक को आपका ठंडा रखता है, पर तिलक लगाने का कोई और भी बेनिफिट होता है? बहुत है, बहुत है। स्त्रियों को तिलक लगाने से, स्त्रियों को मांग में सिंदूर भरने से, स्त्रियों को बिंदी लगाने से, और ब्राह्मण का मस्तिष्क और विद्वान का मस्तिष्क अगर तिलक से सुशोभित नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता, उसको विद्वान नहीं बोला जाता है। हर पूजा में जो है उसके लिए क्यों लगाया जाता है, ज्योतिष का एक विषय है, पावित्री का। ललाट पटे लिखते भाग्य षष्ठ दिवस से चंद्रा। ब्रह्मा ने जन्म के छठे दिन आपके ललाट में सब कुछ लिख दिया है। भ्रुकुटी है, ललाट है, इसमें ब्रह्मा है, इसमें विष्णु है, तो वहाँ पर तिलक लगाना चाहिए, अपनी शिखा में तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक का अपना महत्व है। तो इससे आज्ञा चक्र भी हमारा एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, एक आखिरी चीज़ जो आप बच्चों को आज की डेट में कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, इनको एक आखिरी चीज़ आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग रहें, माता पिता का पूरा आदर करें, और माता पिता के संस्कारों को सीखो। हैं, ये झूठी आदतें, झूठा नशा, उनसे दूर रहो। और अगर
आपके माता पिता आपको गाइड करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार अपना कैरियर आप जरूर चुनिए। मनी जी, आज आपने जो हमें छोटी-छोटी चीज़ें बताई उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को, हमारे यूथ को इस तरह की गाइडेंस की और इस तरह की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी नॉलेज आगे लोगों तक पहुंच पाए, यही हमारा एक ध्येय है कि हम लोगों तक इसे पहुंचा पाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।